नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। और आज हम थोड़ा सा लीक से हट कर के बात कर रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का पीएचडी प्रोग्राम है। नैनीताल गलत लिख दिया यहाँ पे, ऐसे होना चाहिए था बड़ीनी, खैर कोई बात नहीं। तो सभी को शुभकामनाएं कि आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आया होगा। उसमें दोस्तों सबसे पहले लिखा होगा, मैं कुछ इन पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगी कि रिसर्च टॉपिक को चूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी तो आप जा ही रहे हैं। कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे। जो लोग पुराने होंगे उनका तो ठीक है, उनके पास प्रपोज़ल बना हुआ होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को पता नहीं रहता है कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करें, और कर भी लिया चूज़ अगर, तो फिर उस पर पीपीटी या प्रपोज़ल कैसे बनाना है। पीपीटी प्रपोज़ल बन गया तो फिर उसको एक्सप्लेन तो आप कर ही लेंगे। अब सवाल ये होता है कि चलो रिसर्च टॉपिक जैसे तैसे बन जाता है, पीपीटी प्रपोज़ल, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो एकदम से नहीं जागता ना किसी चीज़ के लिए। तो इंटरेस्ट आपको होना चाहिए रिसर्च में, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट तभी आएगा कि आप अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड होंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो भी टॉपिक आप चूज़ करेंगे उससे कनेक्ट आपको होना पड़ेगा। पहले 1-2 दिन आप अपने उसको पढ़ लेना, जो आप बनाएंगे रिसर्च टॉपिक, जो आप प्रपोज़ल बनाएंगे उसको पढ़ लेना, और ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना होगा। और एक बात और बता दूँ कि इंटरव्यू क्या है, कैसे है, वहाँ पर क्या पूछने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता है। इंटरव्यूज़ आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, पहले से प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। वहाँ पर प्रोफेसर लोग अपने हिसाब से पूछते हैं। वो आपको देखेंगे कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर उनको जिस हिसाब से पता होगा वो उस हिसाब से क्वेश्चनिंग करेंगे। आपको जिस हिसाब से उसके इर्द गिर्द की चीज़ें पता होंगी, आप उस हिसाब से आंसरिंग करेंगे। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी अच्छे से आपको कंफर्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे से वो बात करते हैं। तो पहले टॉपिक पर आ जाते हैं कि रिसर्च टॉपिक चूज़ कैसे करें। अब जिन लोगों ने पहले और किसी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू दिए होंगे उनके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि वो तो अपना प्रपोज़ल उठाएंगे और उसको ले जाएंगे। मैं उठाएंगे ले जाएंगे इसलिए कह रही हूँ, पीएचडी इज़ नॉट दैट सिंपल। पर फ़िलहाल के लिए अभी आपको इंटरव्यू में बैठना है, और आपको अगर कम सीटें हैं तब तो आपको बहुत सही से उसको एक्सप्लेन करना है। वहाँ पर सारा खेल इसी का रहता है कि कौन अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है अपने टॉपिक को और कन्विंस कर सकता है गाइड्स को, वहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं, प्रोफेसर लोग। दूसरा खेल ये रहता है कि अगर ज़्यादा सीटें हैं तो फिर आपके चांसेस हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जो आपके पास है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। जिनके पास नहीं है उनके लिए बात कर लेते हैं। क्या करना है कि डिसर्टेशन तो आपके पास पहले से होगी, ठीक है ना। तो रिसर्च टॉपिक आपको वही ले लेना अभी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मेरे पास था मास्टर्स में लैंड यूज़, ठीक है। तो लैंड यूज़ में मैंने इसी पर बनाया था। क्या बनाया था मैंने इस पर प्रपोज़ल नहीं बनाया था, मैंने पीपीटी बनाई थी, क्योंकि प्रपोज़ल में फिर लिखने का और फिर हार्ड कॉपी निकाल करके फिर ले जाने का, और जो मेरे पास इंटरव्यू का वो था कॉल लेटर, उसमें भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था। आप भी अपने इंटरव्यू के कॉल लेटर में देख लेना कि उसमें लिखा है पीपीटी या फिर प्रपोज़ल। तो उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, आपने एक चीज़ तो ले ही जानी है। पीपीटी बना सकते हैं आप, ठीक है, पीपीटी बना सकते हैं। और प्रपोज़ल अगर लिखा होगा तो फिर प्रपोज़ल बनाएं। इसका भी वो पूरा एक वो देते हैं आउटलाइन की किन किन मेन पॉइंट्स पर आपके पीपीटी और प्रपोज़ल होने चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक तो आपका चूज़ हो गया कि जो आपने मास्टर्स में डिसर्टेशन करी है जिस टॉपिक पर, उसी टॉपिक पे मेन बिंदुओं पर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख करके वो ले जाना है, ठीक है, शॉर्ट आउट। अभी आप आ जाते हैं कि पीपीटी बनानी चाहिए या फिर प्रपोज़ल। देखो, ये तो पहली बात तो ये है कि आपके कॉल लेटर में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से करेंगे। कॉल लेटर में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे, पीपीटी ले जाओ या फिर प्रपोज़ल ले जाओ। प्रपोज़ल क्या होता है, तो 7-8 पेजेस होते हैं जो कि हार्ड कॉपी होती है, और ये सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे कि ये स्लाइड है ना, एक ऐसी 7-8 स्लाइड बना देना, और ऐसे इसी स्लाइड को अगर आप निकाल लेंगे हार्ड कॉपी में तो वो प्रपोज़ल होता है। लेकिन प्रपोज़ल लिखने के रूल्स होते हैं दोस्तों। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ का अगर 12 फ़ॉन्ट हो इंग्लिश वालों के लिए और 14 फ़ॉन्ट हो हिंदी वालों के लिए, ठीक है। ये मेन बॉडी का फ़ॉन्ट है, ठीक है। और हेडिंग के फ़ॉन्ट होते हैं 16 इसके हिंदी के और 14 इसके इंग्लिश के,
ठीक है। तो मेन जो मतलब मानक स्टैंडर्ड में लिखा हुआ प्रपोज़ल ले जाता है, इम्पैक्ट उसका अच्छा पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो प्रपोज़ल आप ले जा सकते हैं ऐसे बिल्कुल लिख के। प्रपोज़ल में थोड़ा सा ज़्यादा भी लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि पीपीटी तो छोटी स्लाइड होती है, तो कम लिख करके काम चल जाता है। अब सवाल ये है कि कई बार वहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताऊँ तो पीपीटी में कई बार नैनीताल में लाइट नहीं होती है, तो वो लोग पीपीटी नहीं खोल के देखते हैं। प्रपोज़ल वो हाथ में रहता है तो देख भी लेते हैं, कई बार वो प्रपोज़ल भी नहीं देखते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो प्रपोज़ल देखा ही नहीं था, ठीक है। प्रपोज़ल मैं लेके तो नहीं गई थी, लेकिन मैं पीपीटी लेके गई थी मोबाइल में। कुछ कारण थे कि मैं उस टाइम जॉब में थी और वहाँ पर मुझे प्रपोज़ल लिखने का भी और उसको प्रिंट करवाने का भी टाइम नहीं लगा। जल्दी में मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मैं पीपीटी लेके गई थी और उन्होंने मेरा नाम भी बाद में आया था। वहाँ पर एक चीज़ होती है कि अल्फ़ाबेटिकली बुलाते हैं वो लोग, जैसे ए से लेकर जेड तक जिसका भी नाम आ रहा है। तो हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी में मेरा नाम काफ़ी लास्ट में था, तो तब तक वहाँ पर मतलब सुबह से शाम हो गई थी। आप अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए भी ले जाना कुछ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कैंटीन तो है, लेकिन कैंटीन में कई बार नहीं होता है। उस टाइम भी कोविड का टाइम था, तो नहीं वहाँ पर कुछ मिल रहा था, और पानी वगैरह की बॉटल साथ में ले जानी चाहिए। तो यही कह रही थी मैं कि प्रपोज़ल और पीपीटी के मैंने फ़ायदे नुकसान दोनों बता दिए। अब मेन चीज़ आती है कि इनमें लिखना क्या है, ठीक है। टॉपिक तो हमने चूज़ कर लिया, लिखना क्या है। तो अगर आपके उसमें दे रखा है, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं कि किस तरह से लिखा रहता है। जैसे मेन यूनिवर्सिटी के जब कॉल लेटर आते हैं, जैसे HNBGU का आया था, तो उसमें तो लिखा था, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी वालों ने भी लिखा था कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इस पर आप लिखेंगे, मतलब जो आपका टॉपिक है, सपोज़ मेरा टॉपिक लैंड यूज़ था, तो मैंने लैंड यूज़ करके उसके आगे उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया था, ठीक है, इतना। अब दूसरा क्या है कि आपके अगर और भी उससे रिलेटेड, मतलब अगर सपोज़ लैंड यूज़ से अलावा कोई और टॉपिक आपको पसंद आ रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप। अदर इंटरेस्टेड एरियाज लिख करके 2-3 टॉपिक वहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे पेज में आप लिख सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं, मतलब क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आपका हो जाएगा मेथोडोलॉजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेथोडोलॉजी होती है कि आप उस टॉपिक पर को कैसे करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप नेट नोट से अभी गूगल से निकाल सकते हैं। दूसरों ने अपनी मेथोडोलॉजी यूज़ की होगी, उसको आपको एप्लीकेबल करना है अपनी उसमें, अपने शब्दों में और अपने टॉपिक पर। अब ये रिलेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ रिसोर्स स्कॉलर। मेथोडोलॉजी के बाद आपको देखना पड़ेगा, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपको डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे उस पर, ठीक है। डेटा कलेक्शन, यहाँ पर हाइपोथेसिस भी होती है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पूछते, और हाइपोथेसिस लिखनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने तो नहीं लिखी थी, क्योंकि वो हाइपोथेसिस में ही कई बार फंसा देते हैं, अगर उनको आपको चूज़ नहीं करना होता है तो, ठीक है। कम सीटें रहती हैं, तो वो कई बार बोलते हैं अच्छा हाइपोथेसिस आपने ये लिख दी। हाइपोथेसिस सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मतलब लोग नहीं लिखते हैं जनरली, और वो फंसाने का काम करते हैं कि आपने ये लिखी, तो हाइपोथेसिस का ये होता है कि ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होनी चाहिए वो। चौथा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे डेटा कलेक्शन, कि आपने डेटा कैसे लोगे। तो थोड़ा सा रिसर्च के बारे में पढ़ के जाना दोस्तों, कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे मैंने बोला था कि लैंड यूज़ से रिलेटेड डेटा कहाँ से लेंगे, मैंने कहा सर पहले तो मैं इससे रिलेटेड जो है लिटरेचर रिव्यू करूँगी, जो भी रिसर्च पहले से हुए हैं। बोला कहाँ से करोगे लिटरेचर रिव्यू, मैंने कहा सर जो आज तक भी जो भी जर्नल हैं या थीसिस हैं, इन सबको पढ़ूँगी, और बाकी जो ब्रॉडर टर्म पर जो उनकी टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करूँगी। और पहले भी सर मैं इसमें काम कर चुकी हूँ, हालांकि मुझे पता था कि इस टॉपिक पर मैं नहीं करना चाहती हूँ आगे, लेकिन अभी मुझे उनको कन्विंस करना था। और बोला दूसरा तरीका क्या है डेटा कलेक्शन का, मैंने कहा सर दूसरा ये है, पहले तो सेकेंडरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा वो जो पहले से ही पब्लिश होता है, तो पहले हम उसी पर जाते हैं हमेशा दोस्तों, प्राइमरी डेटा पर पहले नहीं जाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा से हमारी जो है कुछ आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, कि हमें आधी चीज़ें पहले से ही पब्लिश हुई मिल जाती है। प्राइमरी डेटा वो होता है जब हम फील्ड में खुद जा कर के काम करते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड कलेक्ट करते हैं,
ये सारी चीज़ें प्री PhD कोर्स वर्क में आपको सिखाई जाएंगी। आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें अपने सीनियर से या गाइड से या हम लोग आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन में प्राइमरी मेथड आप बाद में बोलना, पहले सेकेंडरी मेथड करेंगे कि उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे। शोध गंगोत्री से, गूगल स्कॉलर से या लाइब्रेरी से पढ़ लेंगे आप। और फिर आप क्या करेंगे, प्राइमरी उसमें जाएंगे, मतलब क्वेश्चनियर के थ्रू, साक्षात्कार के थ्रू, या फिर आप खुद अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपका अपना एरिया है, आप अपने गांव पे ब्लॉग पे करना चाहते हैं तो आपका एरिया है, तो आप उनको इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि सर मेरा अपना एरिया है। जैसे मैंने बोला था कि सर उधर का मुझे पता है, तो वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे करके क्वेश्चनियर दूंगी या लोगों को पूछूंगी, साक्षात्कार करूंगी। फिर उसके लिए सैम्पलिंग भी इसी में होती है दोस्तों। तो सैम्पलिंग वगैरह का मत करना, इस तरह से ही बोलना, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना उतना टाइम वो देते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए, बिल्कुल सिलेक्ट होंगे आप, ठीक है। तो अब डेटा के बाद अगला होता है कि रिसर्च डिज़ाइनिंग पे लिखना होता है आपको। क्या लिखोगे रिसर्च डिज़ाइनिंग पे? जो भी चैप्टर प्लान होते हैं, मतलब चैप्टर 1 में क्या होगा, जैसे मतलब चैप्टर वन में आपको वही लिखना होता है ना, इंट्रोडक्शन वगैरह आपको, जैसे मतलब जो आपका एरिया होगा वहाँ का आपको जोग्राफिकल फीचर्स वगैरह बताने होंगे, ठीक है। वहाँ पर फिजियोग्राफी कैसी है, कितने तक है एरियाज़, ठीक है। चैप्टर 1 में ही होता है। चैप्टर 2 में आपका पॉपुलेशन वगैरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 2-3 चैप्टर तो सबके ही सेम होते हैं। और फिर मेन चैप्टर में आप क्या दिखाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। तो 5-6 चैप्टर आप वहाँ पर टेंटेटिव बना देंगे, मतलब चैप्टर 1 लिखना, उसके आगे थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि चैप्टर 1 विल बी डिवोटेड टू दिस टॉपिक, और चैप्टर 2 करके भी ऐसे ही लिख लेंगे आप, ठीक है ना। अब आगे आता है चैप्टराइजेशन, हो गया यहाँ पर। पहले इसका कॉन्क्लूज़न लिख लेना। हाँ, कॉन्क्लूज़न में मतलब आप इसके कॉन्क्लूज़न क्या होंगे, मतलब ये क्यों बेनिफिशियल है, किस तरह से, मतलब ये सब चीज़ें आपको कॉन्क्लूज़न में लिख लेना, और फिर थैंक यू, ठीक है। इतना ही है बस। अगर आप प्रपोज़ल भी बनाते हैं तब भी, और PPT भी बनाते हैं तब भी, ठीक है। अब क्या है कि आगे कुछ लोग क्या करते हैं कि PPT जो होती है ना, PPT इसी का जो है स्लाइड का निकाल देते हैं फ़ोटोकॉपी। तो अगर सीट तो ज़्यादा हैं और आपकी किस्मत अच्छी रही और आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया तो वो कर लेंगे, ये वाली गलती आपकी इग्नोर कर लेंगे। लेकिन अगर सीट कम है और प्रपोज़ल जिसने अच्छा बना रखा है उसने एक्सप्लेन भी अच्छा कर दिया, तो वो इसी को ज़्यादा मान्यता देंगे, ठीक है। अगर PPT कई बार खुलती नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अब अगला सवाल क्या है कि क्या क्या पूछा जाता है, तो पूछा वही जाता है जो जो मैंने बता दिया है। जो आपके अगर शेड्यूल से पूछा गया तो यही सब पूछेंगे जो अभी बताया मैंने, कि बताओ कि आपका इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका नाम पता पूछेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, ये सब पूछेंगे। और फिर पूछेंगे आपने कुछ किया है पहले रिसर्च वर्क है तो बोल देना कि डिजर्टेशन बनाई थी सर, तो उसी टॉपिक पर मैं करना चाहूँगा आगे, कल वो बता देना कि ये है मेरा टॉपिक। तो फिर उस पर ही वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका मेन जो कीवर्ड होगा उसी पर पूछ लेंगे। जो सपोज़ आपका पॉपुलेशन है तो उसी पर पूछ लेंगे पॉपुलेशन क्या है और इसमें कैसे करेंगे। तो आप एक ही टॉपिक के कई डायमेंशन हो सकते हैं, या तो हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वैसे फीचर्स पे कर लेंगे हम रिसर्च, या फिर हम पॉपुलेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कर लेंगे। कुछ और भी हो सकते हैं सारे डायमेंशन, तो उन्हीं पर पूछते हैं वो एक दो क्वेश्चन। जैसे अपना एग्जांपल दूँ तो उन्होंने पूछा था कि लैंड यूज़ क्या है, तो लैंड यूज़ की मैंने एक डेफिनीशन बोली कि कोई भी एरिया जो है वो किसी मानव द्वारा कैसे यूज़ किया जा रहा है, किन किन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा रहा है, उसे हम लैंड यूज़ बोलते हैं। तो बोला अच्छा ये बताओ कि लैंड यूज़ का जो आपने टॉपिक चूज़ किया है इसका एरिया कौन सा होगा, मतलब आप किस एरिया में करना चाहेंगी। मैंने कहा सर मैं अपने ही ब्लॉक में करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर काफ़ी कंफर्ट है और उधर के मैं डेटा भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं सर जॉब में हूँ, तो इसलिए। बोला तो मैम आप जॉब में हैं अगर, तो फिर आप जो है यहाँ कैसे कर पाएंगी। मैंने कहा सर 6 महीने का मैंने ले रखा है और प्री PhD कोर्स वर्क के बाद मैं कर लूँगी साथ में, और एरिया भी सर उधर ही चूज़ करूँगी। तो बोला अच्छा ठीक है। बोला फिर लैंड यूज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब मेन जो टर्म्स होते हैं लैंड यूज़ के होते हैं ना, 3-4 टर्म्स होते हैं जिन पर कि लैंड यूज़ डिपेंड करता है। एक होता है फॉरेस्ट एरिया, फिर आपका सेटलमेंट हो गया, एग्रीकल्चरल एरिया हो गया, तो वो सब चीज़ें बताई। बाकी उन्होंने 1-2 सवाल उसी पे पूछे फिर कि मतलब उत्तराखंड में
किस तरफ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, किस तरफ कम है, इस तरह से उन्होंने मोड़ दिया था। 2-3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, शाम भी हो चुकी थी तो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि नाम मेरा लास्ट में था। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू। फिर ना अभी तो शॉर्ट लिस्टेड वो आई होगी, आपको कॉल लेटर आया होगा, फिर अभी आपके मार्क्स नहीं बताए होंगे उन्होंने, वो साथ में ही बताते हैं, लिखित के भी मार्क्स और इंटरव्यू के भी, जैसा पिछली बार तक होता था। अब का मुझे पता नहीं है कि अब कैसा होता है, लेकिन पिछली बार तक उन्होंने बाद में फिर मार्क्स दिए थे। फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, ठीक है। और काउंसलिंग में भी आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, उसकी पूरा सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पर आपको दिखाना होगा। वो भी आपके उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपकी लिस्ट में नाम आ रखे हैं, ठीक है। और जो बीच में नहीं होते हैं वो पीछे वालों का आगे कर लेते हैं, ये होता है। तो ये काउंसलिंग की बात बाद में भी हो सकती है। तो इतना ही है अभी तो, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प हुई हो। अभी देख लेते हैं कि जो भी इधर से आ रहे हैं, गढ़वाल से, कोटद्वार वगैरह साइड से, तो कोटद्वार से आते हुए आपको क्या है कि आपका वहीं पे हेरिटेज वाले उसमें होगा, अगर आपको तो कैंपस में, तो आपको क्या है कि नीचे से नहीं जाना है। तो हल्द्वानी वाले रास्ते से जाओगे तो हल्द्वानी बस अड्डे पे छोड़ेगा वो, ठीक है। रोडवेज़ बस अड्डे पे छोड़ेगा वहाँ नैनीताल में, तल्लीताल से मल्लीताल जाने में बहुत ज़्यादा रास्ता है वहाँ उस जगह पर, हेरिटेज वाली यूनिवर्सिटी पर पहुँचने में। और ऊपर से अगर आप इधर से जाते हैं काला ढूंगी से, तो काला ढूंगी से ऊपर से हाई कोर्ट से होते हुए वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो काला ढूंगी से आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर कोई बाहर मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं, हरियाणा, यूपी वगैरह से, तो अपने लिए जो है जैकेट वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह वही सब लेके आना, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है नैनीताल में। तो ये थी कुछ जानकारी। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।